देखिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए गैसेस के लिए इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है। अब देखिए गैसेस में अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर राइज करने पर प्रेशर इंक्रीज हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर राइज करने पर वॉल्यूम का इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए आपने पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि सॉलिड के केस में कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम हम इंक्रीज कराते हैं टेम्परेचर के साथ में तो उसमें एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उसी तरीके से गैसेस में भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आता है। तो यहां पर हम देखेंगे गैसेस के केस में टू टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं। एक तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। जैसे यहां पर देखो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी एक इक्वेशन है और यहां पर अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो देखो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी, ये रिलेशन हमें मिले। एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं तो देखो रिलेशन मिलता है हमको डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। अब डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू होता है गामा डेल्टा टी। इससे अगर हम इस टर्म को कंपेयर करें तो देखो गामा वी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/t के। ठीक है, ये रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो ये हमको मिल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन द केस ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और इसकी वैल्यू होती है 1/t के। और आइडियल गैस के लिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैपिटल टी यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में 273 हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा ये आ जाएगा गामा वी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर आइडियल गैस के लिए इतनी हो। ठीक है, या 1/t के इक्वल होती है। समझ आया बेटा? और ये मच लार्जर होती है विच इज मच लार्जर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के केस में उससे ये लार्जर होती है। ठीक है, तभी गैसों का एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में क्योंकि उनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए यहीं पर कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन भी आता है, वो कैसे निकलेगा? यही जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो डेल्टा पी इंटू वी इज इक्वल टू आ जाएगी म्यू आर डेल्टा टी, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड में डिवाइड कर देते हैं हम फर्स्ट को तो यहां से रिलेशन मिलेगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। अब इसको भी हम कंपेयर कर देंगे डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी से। तो यहां से गामा पी की वैल्यू भी आ जाएगी 1/t के इक्वल। ठीक है, तो गैसेस के केस में हमको याद रखना है कि गामा वी इज इक्वल टू गामा पी और ये वैल्यू 1/t के इक्वल होती है। यानी गैसेस के केस में दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं। एक तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लीजिए। दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, और दोनों की वैल्यू 1/t के इक्वल होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 3.7 इंटू 10⁻³ पर केल्विन के इक्वल। और ध्यान रखना कि ये वैल्यू सॉलिड और लिक्विड में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मिलते हैं उनसे ग्रेटर हो। ठीक है, बात समझ आई बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, देखिए ये क्या होती है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारे पास और इसको हम हीट अप कर रहे हैं। तो हीट अप करके उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं और डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कराने में सपोज दैट हमको उसमें डेल्टा क्यू की हीट देनी पड़ती है। तो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक,
डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी की इक्वल होती है, और अपॉन में डेल्टा टी है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू एम एस के भी इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, ध्यान से देखिए। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को अगर हम 1 कंसीडर करें, मतलब कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसकी थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए एम की वैल्यू को अगर हम 1 कंसीडर कर ले और डेल्टा टी को 1 कंसीडर कर ले, तो हम कह सकते हैं, यहां पर देखिए जैसे एम मास की एक बॉडी है और उसका टेम्परेचर हम डेल्टा टी राइज कर रहे हैं, और डेल्टा क्यू की हीट हमको उसको देनी पड़ती है, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब यहाँ पर एम की वैल्यू को अगर हम यूनिट कंसीडर कर ले और डेल्टा टी भी यूनिटरी कंसीडर करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of unit mass of the body through 1 डिग्री सेल्सियस is called specific heat capacity। ठीक है, किसी बॉडी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, अब देखिए 3 स्पेसिफिक हीट है, ये तो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, याद कर लीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, इसको भी याद कर लीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसी को मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर जैसे स्पेसिफिक हीट में मास आता था तो बस मास की जगह म्यू आने लगता है। म्यू यहां पर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी भी गैस के या सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि म्यू मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जो डेल्टा क्यू की हीट रिक्वायर्ड होती है, तो डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी ये कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं, म्यू की वैल्यू को अगर 1 कंसीडर कर ले और डेल्टा टी टेम्परेचर राइज भी 1 का कराएं यूनिटरी का, तो हम कह सकते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये गैसेस के केस में 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सीपी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होती है सीवी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू पी अपॉन म्यू डेल्टा टी। उसी तरीके से सीवी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू वी अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा क्यूपी है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के म्यू मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाइड होती है वो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरीके से म्यू मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, मतलब कैपिटल सी और एस में क्या रिलेशन होता है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। म्यू को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा, मास नीचे, तो इतना जो टर्म है
ये बन जाता है स्पेसिफिक हीट। तो एम इंटू एस लिख सकते हैं इसको। तो सी इज इक्वल टू एम इंटू एस के इक्वल होता है। ये रिलेशन निकल के आ जाता है। एम यहाँ पर ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट क्या हो। इट इज द टेम्परेचर एट विच द ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के जो तीनों स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये जब किसी टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करती हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती हैं, मतलब टेम्परेचर भी सेम रहते हैं उस कंडीशन में, तो वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। जैसे वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है एट प्रेशर 0.006 atm। ठीक है। ये कंडीशन भी एक स्पेशल प्रेशर पर प्रोड्यूस होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नहीं प्रोड्यूस होती है, एक स्पेशल प्रेशर होता है। तो प्रेशर इस टाइम जो है वो वाटर के लिए वो ये होता है 0.006 atm के इक्वल। ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितना होता है ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, और ये अचीव होता है इतने प्रेशर पर 0.006 atm। उसी तरीके से ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 भी पूछा जा सकता है। ये -56.6 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है और उस टाइम प्रेशर की वैल्यू होती है 5.11 atm। ठीक है। और इनके जो डायग्राम है वो ये है, ध्यान रखिए। इसमें देखिए इस तरीके का डायग्राम होता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम है। यहाँ पर देखो ये वाटर के लिए बना हुआ है जहां पर टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस है। इस पर ये जो सॉलिड लिक्विड और वेपर फॉर्म है को एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इस टाइप से ये देखो ये डिवाइडेड होता है, ये पोर्शन है OA का, ये OC का, ये OB का। ठीक है। तो OA कहलाता है यहाँ पर फ्यूजन कर्व, OC को बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, और OB को बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ठीक है। और ये टेम्परेचर इस प्रेशर पर मिलता है। ठीक। उसी तरीके से ये CO2 का है। तो CO2 के ग्राफ में देखो ये जो OA वाला कर्व है थोड़ा इधर चला जाता है इस तरफ। ठीक। और ये सॉलिड वाला रीजन है, ये लिक्विड वाला रीजन है, और ये है वेपर वाला रीजन। ठीक है। बाकी इसमें OA OC और OB करस्पॉन्डिंग जो कर्व यहां पर थे वही वाले ये कर्व है। OA को बोलते हैं फ्यूजन कर्व, OC को बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, और OB को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। अच्छा, CO2 के लिए जो टेबल पॉइंट है वो -56.6 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 5.11 atm के। ठीक है। इतना समझ आया बेटा? इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पर आते हैं। कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट का मेजरमेंट करना ही कैलोरीमेट्री कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? देखो हाई टेम्परेचर की अगर कोई बॉडी है, M1 मास की, स्पेसिफिक हीट S1, और इसका टेम्परेचर है θ1 का, और एक दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पर है जिसका मास M2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, टेम्परेचर θ2 है। इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होने लगता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो इसमें जो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी होता है वही इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी होता है। ठीक है। जितना हीट बॉडी लॉस्ट करेगी हॉट वाली, उतना ही कोल्ड वाली बॉडी हीट गेन करती है। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस्ट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो फर्स्ट वाली बॉडी है, इसमें जो हीट लॉस्ट होगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी ms डेल्टा थीटा। तो M1s S1 हो जाएगा, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? इसका टेम्परेचर इनिशियल में θ1 है, और मान लो दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर बनता है वो थीटा कॉमन बनता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा θ1 माइनस थीटा कॉमन। ठीक। इतनी हीट जो है वो हॉट वाली बॉडी देगी, और कोल्ड वाली बॉडी इतनी हीट लेगी, तो इसी को इक्वल टू लिख सकते हैं दूसरी वाली बॉडी के ms डेल्टा थीटा के इक्वल। तो दूसरी वाली कोल्ड वाली बॉडी का m हो जाएगा M2, s हो जाएगा S2, और डेल्टा थीटा इसका चेंज इन टेम्परेचर।
तो इसमें ध्यान से देखो, जो कॉमन टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर थीटा टू से ग्रेटर होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर की बॉडी है। ठीक है, जो कॉमन टेम्परेचर होता है वो दोनों का एवरेज होता है, एक तरीके से मिड में लाई करेगा। ठीक है, तो ये थीटा कॉमन जो है वो थीटा टू से बड़ा होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे थीटा कॉमन माइनस थीटा टू। ठीक है, हमेशा हाई वाले टेम्परेचर से लो वाले टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि दोनों तरफ हम एनर्जी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेजेस। देखो, थ्री स्टेट्स में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इन्हीं में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट होना या ट्रांजिशन होना ही चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट्स टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर उस कंडीशन में कांस्टेंट रहते हैं जब स्टेट चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। एंड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड कॉल्ड कंडेंसेशन, और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। रेगुलेशन किसे बोलते हैं? रेगुलेशन, द phenomenon in which ice melts to water below 0 degree Celsius on application of pressure and refreezes back to ice on removal of pressure is called regulation। ठीक है, देखिए वो फिनोमेना जिसमें जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो भी मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब ऐसा होता है। और उसके बाद जब प्रेशर को हम रिमूव कर लेते हैं तो वही वाटर फिर से रिफ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है रेगुलेशन, इसको रेगुलेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है, यहां पर देखिए ये आइस है, आइस का बड़ा सा ब्लॉक है, और उसको वुडन जो दो कह सकते हो आप, वुडन के दो पिलर हैं उनके ऊपर रखा हुआ है। और इसमें एक वायर बांध करके, ये एक वायर बंधा हुआ है ऐसे दोनों तरफ, 5-5 kg के वेट दोनों तरफ हैंग करा दिए गए, एक उस तरफ है आइस के, एक इस तरफ है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 5-5 kg वेट की वजह से यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जब यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर बनेगा, तो इस वायर की वजह से जो यहाँ की आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर की वजह से यहाँ वाली जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब हम देखेंगे ये आइस मेल्ट होने लगी तो ये जो वायर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, वो नीचे जाएगा। तो प्रेशर की वजह से वायर नीचे चला जाएगा, तो अब जो ऊपर का वाटर बचेगा वो फिर से रिफ्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हट गया तो टेम्परेचर माइनस में है, तो ये जो वाटर है वो फिर से रिफ्रीज हो जाएगा। तो यही बैक रिफ्रीजिंग होना आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड रेगुलेशन, इसी को रेगुलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये जो वायर है वो धीरे धीरे इस आइस से होता हुआ, इसको कट करता हुआ आर पार निकल जाएगा, लेकिन ये आइस बीच से कटेगी नहीं, क्योंकि जितना वाटर उसके ऊपर का होगा वायर के वो फिर से रिफ्रीज होता हुआ जाएगा। तो फाइनली वायर इसको, आइस को काट के बाहर निकल जाएगा, और आइस जो है वो फिर से रिफ्रीज होकर के वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। समझ रहे हैं ना बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। एंड सब्सटेंस कॉल्ड सबलाइम, और जो सब्सटेंस होते हैं उनको सबलाइम बोलते हैं। सब्सटेंस क्या होते हैं? ड्राई आइस हो गया जिसको सॉलिड CO2 बोलते हैं, और आयोडीन। ठीक है, ये कहलाते हैं सबलाइम। डी सब्लिमेशन भी प्रोसेस होता है, चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू सॉलिड स्टेट, वेपर स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है डी सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लेटेंट हीट पर। तो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, देखिए Q इज इक्वल टू ml, इतनी हीट मान लीजिए हमको सप्लाई करनी पड़ती है
जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए। तो यहां से L इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा Q बाई एम। ठीक है, Q यहाँ पर हीट की वैल्यू है, M यहाँ पर मास की वैल्यू। ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास होता है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। आया समझ में? अब ये जो लेटेंट हीट है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। प्रैक्टिकल यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब ये जो लेटेंट हीट है ये डिपेंड करती है प्रेशर पर। ठीक है, याद रखिएगा। इट्स वैल्यू जनरली कोटेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली जो इसकी वैल्यू है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही कोटेड होती है। जो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम चेंज कर देंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी चेंज हो जाएंगे। तो लेटेंट हीट फॉर सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट फॉर आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसकी वैल्यू जूल पर केजी में होती है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर लिक्विड गैस स्टेट चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लिक्विड गैस स्टेट में चेंज हो रहा होगा तब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, याद कर लेना है ये आपको। और यही वैल्यू जूल पर केजी में होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, इसको याद रखना है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केस वन है, हीट रिक्वायर्ड एंड रिलीज व्हेन टेम्परेचर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और फेज अगर दोनों चेंज हो रही है, जैसे आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से फिर स्टीम बन रही है, तो हीट रिक्वायर्ड कितना होगा। और अगर रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे स्टीम से वापस आइस बनाते हैं, तो कितनी हीट रिलीज करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है कि -10 डिग्री सेल्सियस पर m ग्राम आइस दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो पहले -10 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिए पहले टेम्परेचर चेंज होगा और -10 से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जो हीट गिवन होती है वो इस फॉर्म में होती है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम यहाँ पर आइस का मास हो जाएगा, एस आइस की स्पेसिफिक हीट रखेंगे यहाँ पर, जो कि होती है कितनी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, तो -10 से 0 तो 10 का राइज होगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इतनी हीट रिक्वायर्ड। अब देखिए ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनी है, अब इसको हम फर्दर अगर हीट अप करते हैं तो फिर इसका फेस चेंज होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, तो ये बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। फेस चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो फेस चेंज होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो Q इज इक्वल टू एम एल लेटेंट हीट यूज होती है। तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी एम एल एफ के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर आइस है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करें। फिर उसके बाद हमको मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर का टेम्परेचर जब हम राइज कराएंगे तो फिर से टेम्परेचर इसका चेंज करेगा। 0 से 1 2 3 4 ऐसे करते करते मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हम बनाते हैं, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाने में टेम्परेचर राइज होगा, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के फॉर्म में होगी। तो M हो गया वाटर का मास, जो कि वही आइस के ही बराबर होगा। एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अब यूज करेंगे क्योंकि वाटर बन गया है, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर जब हम राइज करेंगे तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेस चेंज हो रहा होगा। तो जब फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हीट रिक्वायर्ड होगी Q इज इक्वल टू एम एल। तो एल यहाँ पर एलवी यूज होगा क्योंकि अब वाटर बन गया है, वाटर से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम एल वी, ये इक्वेशन यूज होगी।
उसके बाद अब 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो बनी है, अब फर्दर अगर इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से 101, 102, 103 इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो सपोज दैट हमने 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बना ली है, तो अब टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के फॉर्म में हीट यूज होगी। एम यहाँ पर मास हो जाएगा स्टीम का, एस इस एस वी यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, ठीक, या स्टीम, और इनटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम या वेपर होता है 0.47 के इक्वल, ठीक है, 0.47 के इक्वल कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ रहा समझ में। और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर जितना होगा, जैसे 100 से 200 पहुंचा है तो डेल्टा टी की वैल्यू 100 हो जाएगी। और इसी का अगर जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब स्टीम होगी हमारे पास और इससे वापस वाटर बनाएंगे या फिर आइस बनाएंगे, तो जैसे जैसे हीट यहां पर एब्जॉर्ब हो रही थी, वैसे वैसे अब हीट रिलीज होना शुरू होगी। ठीक है, स्टीम से जब हम आइस की तरफ आएंगे, वाटर की तरफ आएंगे, तो हीट रिलीज होगी और प्रोसेस पूरा यही रहेगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके।